जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त हैं और आप सभी अपनी तैयारी को, परीक्षा की तैयारी को एक बहुत बेहतर अंदाज में लेकर चल रहे होंगे। बेहतर अंदाज से हमेशा मेरा मतलब होता है कि आप अच्छे से सारी चीज़ों के नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं और असल में नोट्स का मतलब भी होता है खुद के। और उसके बाद उनको आप बढ़िया तरीके से रिवाइज़ करें, जितना ज़्यादा हो सके उनका दोहराव करें, क्योंकि दोहराव ही सिर्फ वो तरीका है जिनसे हम चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी बैकलॉग मत छोड़िए। एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि भाई इतना टाइम तो मुझे पढ़ाई को देना ही है। एक जगह बैठ जाइए, चाहे अपने घर में या लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में थोड़ा एक अच्छा माहौल मिल जाता है, सभी लोग पढ़ रहे होते हैं तो हम भी पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं। और एक निश्चित समय जाइए, एक निश्चित समय आइए। बाकी अपना समय अपने एंजॉय में भी गुजार सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पूरा ही दिन आप पढ़ें, घंटे 2 घंटे आप अपने लिए भी निकालिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। चलिए भाई, बाकी ये बातें तो हर दिन होती रहती हैं। आज आप अपने हालचाल के बारे में बताओ, कैसे हैं आप सभी? सब कुछ बढ़िया है? अगर कोई अपने हालचाल ख़राब इसलिए बता रहे हैं कि भैया जी तैयारी कर रहे हैं, बस नौकरी नहीं है और कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं, डेफ़िनेटली नौकरी नहीं है तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होंगी आपकी, तो लगेगा कि हाँ, बहुत सारी मुश्किलें उनकी वजह से आ रही हैं। देखो साथी, मैं तो कहूँगा कि एक विद्यार्थी के राह में हमेशा ये मुश्किलें सिलेबस की तरह हैं। मतलब मैं तो मानता हूँ कि एक स्टूडेंट को इन्हें मुश्किलें ना मानकर एक सिलेबस का पार्ट बना लेना है। जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वैसे ही इन मुश्किलों को झेलते रहना है और जैसे ही नौकरी लगेगी, ये तमाम समस्याएँ अपने आप दूर होती हुई नज़र आएँगी। उसके अलावा कोई दिक्कत है तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। या ऐसा है कि यार नहीं भैया, वो दिक्कतें हैं जो नौकरी ना होने की वजह से हैं, नौकरी होते ही सारी दिक्कतें दूर हो जाएँगी, तब तो फिर हमें अपनी नौकरी के लिए पूरे 100% एफ़र्ट्स लगाने हैं। बाकी जो बाकी चीज़ें हैं उनको थोड़ा-सा हँसी-खुशी के साथ लेकर चलिए। ये तो सब चलता ही रहेगा। थोड़ा अपने मन को प्रसन्न रखिए, क्योंकि जब आप थोड़ा-सा हेल्दी माइंड रखते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, बिल्कुल विश्वकर्मा पूजा है आज और विश्वकर्मा पूजा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। माना जाता है कि एक बहुत बड़े शिल्पकार विश्वकर्मा जी हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। बताइए, अभी तक हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं? यूनिट्स पढ़ लिया, मेज़रमेंट पढ़ लिया, मोशन पढ़ लिया, लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए और अब हम अपने छठे चैप्टर की तरफ चलते हैं, 6th चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 नाम है ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन साहब एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व क्या करते हैं? चैप्टर नंबर 5 होगा, 6 होगा? भाई यूनिट्स है, मेजरमेंट है, मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है। 5 चैप्टर कर लिए हमने, तो ये तो छठा चैप्टर होगा ना, 6 चैप्टर होना चाहिए। या यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हमने एक ही चैप्टर लिखा था? अगर उसको मिला के एक ही लिख दिया होगा तब तो 5वां चैप्टर है, नहीं तो छठा चैप्टर है। चलो जो भी हो, वॉट एवर, आप 5वां छठा कुछ भी डाल लो, जो आपका पिछला चैप्टर हो। चलिए, अच्छा 5 हो गए हैं, ये 6th चैप्टर ही है, ठीक है। अब देखिए, न्यूटन साहब क्या देखते हैं? न्यूटन साहब असल में ये बात है, जैसे उनके यहाँ पे एक महामारी आई थी, जैसे हमारे यहाँ कोविड आया था, तो कोविड में हम लोग क्वारंटाइन हो गए थे, अपने घरों में कैद हो गए थे। ऐसे ही उनके यहाँ भी एक महामारी आई और न्यूटन साहब अपने घरों में ही रहने लग गए थे। बस उनके पास एक बगीचा था, उसमें सेब का पेड़ था, उसमें वो जाके बैठे हुए हैं और वो देखते हैं कि सेब जो है वो नीचे गिरता है। तो उन्होंने सोचा कि यार ये सेब नीचे ही क्यों गिरा? देखिए, चीज़ें बहुत पहले से नीचे गिर रही थी, लेकिन ये तो अपने अपने दिमाग की बात है ना कि कौन इस बात को सोच पाए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। आज भी हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनमें से कल को कोई आएगा और उसी के बारे में खोज कर देगा, वही वैज्ञानिक बन जाएगा, जबकि आम लोग उनको हर दिन देख रहे हैं। तो आम लोग खूब सेब को गिरता हुआ नीचे देख रहे थे। लेकिन न्यूटन साहब ने देखा कि यार ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, इस दुनिया की कोई भी दो वस्तुओं के बीच में, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, उन्होंने बताया कि इस दुनिया की कोई भी दो वस्तुओं के बीच में हमेशा आकर्षण का बल लगता है, हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही होती हैं। तुम कहोगे यार भैया, न्यूटन साहब से कहा बहुत सारे लोगों ने, अरे भैया काय को पागल बनाते हो यार,
एक बात बताओ ना, जैसे ये रिमोट है और ये पेन है, मुझे बताओ कि कहाँ एक दूसरे को खींच रही हैं, ये कहाँ इनके बीच में आकर्षण का बल लग रहा है? न्यूटन साहब ने कहा कि महाराज आकर्षण का बल, अट्रैक्शन का फोर्स लग तो रहा है, लेकिन यहां इनके बीच में ये बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए आपको प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से नहीं दिख रहा है। लोगों ने पूछा फिर भैया दिखेगा कैसे? तो न्यूटन साहब ने कहा दिखेगा तब जब वस्तुएं बहुत भारी भारी होनी चाहिए। लोगों ने कहा भैया कितनी भारी होनी चाहिए? न्यूटन साहब ने कहा जितने बड़े ग्रह हैं, जितने बड़े प्लैनेट्स हैं, तो वस्तुएं इतनी भारी होनी चाहिए जितने भारी ग्रह। देखो ना, ग्रहों के में हमें ये बल प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है। मैंने जब फिजिक्स की शुरुआत की थी तो मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स रहस्यों से पर्दा उठाती है। आज एक रहस्य से पर्दा उठाने की बारी है। एक बहुत बड़ा रहस्य हमारे आसपास है जिसको हम हर दिन देखते हैं लेकिन सोचते नहीं है। क्या है? हमारा सौर मंडल, हमारा सोलर सिस्टम। भैया क्या आपने कभी सोचा है यार, सोलर सिस्टम में इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, सब एक खास पैटर्न से घूम रहे हैं। सूर्य सबका मालिक बना बैठा है और सारे ग्रहों को अपने चारों तरफ घुमाए जा रहा है, अपने चारों तरफ घुमाए जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ग्रह सूर्य को छोड़ के बाहर क्यों नहीं भग जाते? जबकि हमने ये भी पढ़ा था अपकेंद्रीय बल में कि जब कोई वस्तु गोल गोल घूमती है तो उस पर हमेशा बाहर की ओर एक बल लगता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने सीखा था कि जब भी कोई वस्तु गोल घूमेगी तो उस पर प्रकृति की तरफ से बाहर की तरफ बल लगेगा, वो वस्तु बाहर जाना चाहेगी। जैसे आप बस में बैठते समय, मुड़ते समय झुकते हैं, बाहर की तरफ भगते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि भैया सूर्य उन सब में सबसे भारी है। अगर आप सोलर सिस्टम पर नजर डालेंगे तो सूर्य इनमें सबसे भारी है। भैया सबका मालिक बना बैठा है, सबको अपने आसपास घुमाता रहता है। तो क्यों सूर्य सबको अपने आसपास घुमाता है, बाकी ग्रह क्यों नहीं घुमा लेते? क्योंकि सूर्य इन सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा भारी है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो ये अपनी तरफ एक बल लगा के रखता है, सबको खींच के रखता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। देखिए, इन दो ग्रहों के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है। लगता तो सभी के बीच में है, लेकिन यहां आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि भैया ये तो बाहर जाना चाहता है, लेकिन सूर्य ने ग्रेविटेशन के फोर्स की वजह से, आजा भैया आजा, जाएगा कहां, अपनी तरफ खींच रखा है। क्या ये ग्रह इसको नहीं खींच रहा? बिल्कुल खींच रहा है। लेकिन सोचो ना, जब एक कमजोर आदमी की और एक पहलवान आदमी की लड़ाई करा दोगे तो लगाएगा तो ताकत कमजोर भी, लेकिन वो जीतेगा थोड़ी। ये तो पक्का पता है भाई कौन जीतेगा, पहलवान आदमी जीत। तो बात ये थी, न्यूटन साहब ये समझाना चाह रहे थे कि भैया गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण का बल है जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, और ये लगता तो सबके बीच है, चाहे वस्तु हल्की हो या भारी हो, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन इन वस्तुओं के बीच में ये पेन, रिमोट इतना कम होता है कि नजर ही नहीं आता है। ये किसके बीच में नजर आता है? ग्रहों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है। अच्छा, न्यूटन साहब से लोगों ने कहा तो क्या दोनों ग्रह होने चाहिए? न्यूटन साहब ने कहा नहीं, एक भी ग्रह हो, एक कोई और वस्तु हो तो चल जाएगा। जैसे देखो ये सेब, भैया सेब और पृथ्वी, देखो जब मान मान के चलो ये पृथ्वी है, आप पृथ्वी पर रह रहे हैं, और ये सेब जो कि नीचे गिर रहा है, ये पृथ्वी पर सेब का मान लो पेड़ है, और यहां से ये सेब नीचे गिर रहा है, तो भैया ये सेब भी पृथ्वी को खींच रहा है अपनी तरफ, और पृथ्वी सेब को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन सेब बेचारा कितना हल्का सा है, वो कैसे पृथ्वी को खींच पाएगा? अंततः पृथ्वी ही जीत जाती है और पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो एक बार सभी थम्स अप करें कि भैया जी मुझे गुरुत्वाकर्षण का कंसेप्ट समझ में आ गया। मैंने मान लिया कि गुरुत्वाकर्षण हर तरह की वस्तु के बीच में लगता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई हमें देता है भारी वस्तुओं के बीच, कम से कम इतनी भारी कि जितने ग्रह। दोनों वस्तुएं या तो ग्रह होनी चाहिए या एक वस्तु तो एटलीस्ट ग्रह होनी चाहिए। फटाफट से थम्स अप करें, फिर मैं आपको लिखाना शुरू करता हूं। मैं आपको चाय पी के दिखाऊंगा तब तक। तो लिखिए, अब मेरे साथ नोट करते जाइए कि देखो भैया मैं सर न्यूटन लिखता हूं, आप चाहे न्यूटन भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में केवल न्यूटन आएगा। सर न्यूटन के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग
ब्रैकेट में लिख देते हैं अकॉर्डिंग। न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अपने समीप रखी वस्तु पर, अपने समीप रखी वस्तु पर आकर्षण का बल लगाती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, या जिसे गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं, ऐसे लिखो अगर जगह हो तो, जिसे गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट applies a force on its nearby object, on its nearby object. That force is called as gravitational force। ठीक है, एक बार नोट हो जाए तो थम्स अप करना। जी बताइए एक बार कि भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है जी, चलो अब देखो वो क्वेश्चन यहां से लिखते हैं जहां एग्जामिनर आपके मजे लेता है, और एग्जामिनर कहेगा कि क्या गुरुत्वाकर्षण बल केवल भारी वस्तुओं के बीच में लगता है, हल्की के बीच में नहीं लगता? यस और नो बताइए। सवाल आएगा क्या गुरुत्वाकर्षण बल केवल भारी वस्तुओं के बीच में लगेगा, हल्की के बीच में नहीं लगेगा? यस और नो। तो आप लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल हल्की या भारी सभी तरह की वस्तुओं के बीच लगता है। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स बिटवीन heavy and light all kind of objects। कि भैया ये लगेगा तो सभी के बीच में। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, लगेगा सबके बीच में बट प्रत्यक्ष रूप से आपको नजर नहीं आएगा। आज का क्लास ऐसी है, आप बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे। ठीक है, चलो अर्जुन भाई गुड मॉर्निंग। अब सुनिए, लोगों ने पूछा कि यार न्यूटन जी एक बात बताओ कि जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि ये पृथ्वी है या कोई भी ग्रह है और इस पर कोई बॉल गिर रही है, सेब गिर रहा है, तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है। न्यूटन जी ने कहा बिल्कुल खींच रही है, यानी कि उस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अब देखो लगाएगी तो ये बॉल भी, लेकिन वो ना के बराबर है, तो उसको हम हटा हुआ ही मान लेते हैं कि कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। फिर चंद्रमा पर कोई वस्तु क्यों नहीं गिरती? तो दिया, आप मुझे बताएं आप चंद्रमा पर कितनी बार गई हैं और वहां पर जाके आपने कितनी बार वस्तु को गिराया और कितनी बार वो नहीं गिरी है? किसने कहा कि चंद्रमा पर कोई वस्तु नहीं गिरती है? आप जाएंगे वहां पर, जाओ वस्तु को फेंक के देखो, 100% चंद्रमा पर वस्तु गिरेगी। ठीक, वहां पर ग्रेविटेशन है। तो न्यूटन साहब से लोग कहते हैं कि यार एक बात बताओ, मान लो ये बॉल है और ये पृथ्वी है, चलो अपने ग्रह पर आ जाते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि केवल गुरुत्वाकर्षण हमारे यही है, हमारे ही ग्रह पर है,
भाई वो सभी तरह के ग्रह पर है, वो सभी प्लैनेट्स पर है। तो अपनी पृथ्वी पर भी है, सभी पर है। मान लो हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं, अर्थ की बात कर लेते हैं, यहाँ की चीज़ों से हम ज़्यादा अवेयर हैं। और ये है एक बॉल, ठीक है, इसको नीचे फेंका जा रहा है। तो लोगों ने पूछा कि ये बताओ ये कितनी ताकत से इसको नीचे खींचेगी। वहां पे जो भी गए हैं बताए हैं, वीडियो भी देखी है। दिया गुड़िया आपने नहीं ठीक से देखी है, आपने चंद्रमा पर पहुंचने के बाद की वीडियो नहीं देखी है। ईमानदारी से बताना, आपने वीडियो देखी है स्पेस शिप्स की, मतलब जब वो अंतरिक्ष यानों के अंदर हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपने अंतरिक्ष यानों में लोगों को उड़ते हुए देख लिया है, लोग तौलिया निचोड़ रहे हैं तो वहां से पानी गिरते हुए देख लिया है। क्या आपने कभी ऐसी वीडियो देखी है कि चंद्रमा पर गए वो अपना टावल सुखा रहे हैं, अपनी शर्ट को सुखा रहे हैं और उसमें से पानी ना गिरा हो, या उन्होंने चंद्रमा पर कुछ छोड़ा हो? नहीं। आपने स्पेसशिप की वीडियो देखी है। तो जब आप अंतरिक्ष में होते हैं, यानी कि आप चंद्रमा पर पहुंचे नहीं हैं, आप कहीं बीच रास्ते में हैं, तो ग्रह पर ही तो ग्रेविटी है, ग्रह पर ही तो गुरुत्वाकर्षण बल है। बीच में किसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल होगा? भाई गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो होता है किसी ग्रह की वजह से। अब देखो इस कंसेप्ट को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, और ये है चंद्रमा। अब गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा द्रव्यमान की वजह से होता है, मास की वजह से होता है। अब मान लो आप यहां से चले, स्पेसशिप में बैठे, ये आपका जहाज है और इसको लेके आप चल दिए कहां? चंद्रमा पर। अब सुनो, देखो पृथ्वी का एक निश्चित दूरी तक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र लगेगा। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का चंद्रमा तक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, नहीं। मान लो पृथ्वी तुमसे कहती है कि भैया सुनो, इतनी दूरी तक तो मेरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। चंद्रमा कहता है कि भैया इतनी दूरी तक मेरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। मतलब ये चंद्रमा है, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ये है, मतलब यहां तक कुछ भी फेंकोगे तो अपनी तरफ खींच लेगा, बाहर ले जाओगे तो नहीं खींचेगा। ऐसे ही पृथ्वी यहां तक कुछ भी फेंकोगे खींच लेगी, बट यहां से बाहर ले जाओगे तो ये नहीं खींच पाएगी। अब ये स्पेसशिप है, देखो जब तक ये यहां रहेगा तो पृथ्वी खींच लेगी, और अगर ये यहां चला गया तो चंद्रमा खींच लेगा। बट अभी ये यहां है, इसको कौन खींचेगा? कोई भी नहीं। तो यहां पर कोई भी ग्रेविटेशन नहीं है, ठीक है। नहीं, ये बहुत जरूरी है, समझने वाली बात है, इसीलिए मैं इस पर इतना टाइम लगा रहा हूं, नहीं तो मैं बिल्कुल इतना टाइम देता भी नहीं। अभी सभी साथियों को समझ में आ गया कि जो ग्रेविटी होती है वो द्रव्यमान की वजह से होती है, मास की वजह से होती है, बीच में कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है। और जितने भी आपने चित्र फोटो देखे हैं वो सब बीच रास्ते के देखे हैं कि आपका जो स्पेसशिप है वो बीच रास्ते में है, ठीक है। चलो, तो ये समझने वाली बात थी, इससे आपको ग्रेविटेशन के बारे में और अच्छा आइडिया मिलेगा। तो लोगों ने पूछा कि यार बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये जो बॉल नीचे आ रही है, इस बॉल पर ये पृथ्वी कितनी ताकत लगाएगी, कितने बल से इसे नीचे खींचेगी? तो न्यूटन साहब ने कहा यार इसके लिए मेरे पास बहुत गजब का सूत्र है। अच्छा, सूत्र को पढ़ने से पहले ये बताइए कि सीधा अनुक्रमानुपाती, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन सब के बारे में आप जानते हैं? एक बार थम्स अप करिए कि हाँ जी मैं इनके बारे में जानता हूं, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर नहीं जानते हैं तो फिर मैं आपको समझाऊं, तभी हमें ये बात समझ में आएगी आगे। चलो मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि कुछ साथियों को समझ में नहीं आती है। देखिए जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मान के चलिए सेब है, ठीक है। तो अगर आप सेब के पेड़ को पानी लगाएंगे, या किसी भी पेड़ को ले लेते हैं, एक पेड़ है, मुझे बताओ अगर पेड़ को पानी लगाएंगे तो पानी लगाने से पेड़ में वृद्धि होगी, ठीक बात है। तो मैं कहूंगा कि पेड़ की सिंचाई करना, पेड़ को पानी देना, इस तरह से लिखोगे। बट अगर आप पेड़ में कोई ऐसी चीज डाल देते हो, मान लो आपने डाल दिया, कोई जहर डाल दिया, तो पेड़ की वृद्धि रुकेगी, है ना। तो मान लो मैंने कह दिया कि जहर डाल दिया आपने, तो इन दोनों चीजों को लिखने का मतलब क्या है? अगर देखो कोई चीज ऊपर लिखी हुई है, मान लो ये एक सूत्र है, इस सूत्र में ये चीज ऊपर लिखी हुई है, तो इसका अर्थ है कि अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, और अगर आप इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा। मतलब इसको कहते हैं हम सीधा संबंध। सीधे संबंध का मतलब भैया बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। लेकिन जब आप चीजों को सूत्र में नीचे लिख रहे होते हैं तो इस बात का मतलब होता है कि इसका इसके साथ उल्टा संबंध है। मतलब अगर जहर की मात्रा बढ़ाओगे तो पेड़ की लंबाई घटेगी,
और अगर जहर की मात्रा घटाते चले जाओगे तो ठीक है, पेड़ फिर से वृद्धि करना शुरू कर देगा। यानी कि जहर की मात्रा के साथ पेड़ का उल्टा संबंध है, तो इसको कहते हैं हम उल्टा संबंध। क्या इतना आपको समझ में आया कि ठीक है, किसी भी सूत्र में यहां पर लिखी हुई राशि निर्भर करती है इन पर। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि पेड़ को बढ़ाओगे तो अपने आप ही पानी की मात्रा बढ़ेगी। बोलो यस या नो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? मैं ये कह रहा हूं कि पानी डालोगे तो पेड़ बढ़ेगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं पेड़ को बढ़ाऊंगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगी? मतलब एक पेड़ अगर बड़ा हो रहा है तो आसपास के जितने भी झील, नदी, तालाब हैं उनमें पानी की मात्रा बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये चीज इन पर निर्भर करती है, ये चीज इन पर निर्भर नहीं करती है, ये बात है। तो हम हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे कि इनको घटाने या बढ़ाने से इस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि ऊपर और नीचे वाली चीजों के क्या संबंध होते हैं। अब सुनो, हम विज्ञान की भाषा में ऊपर लिखी हुई चीजों को समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा, ईमानदारी से बताना किस किस का ये डाउट रहता है कि क्या ये समानुपाती अनुक्रमानुपाती है। तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहने का सिर्फ ये मतलब है कि भैया पेड़ जो है वो पानी की मात्रा के सीधा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो पेड़ की लंबाई बढ़ेगी। समझ में आया आपको सीधा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहने का मतलब? और इसके साथ कैसा संबंध है? इसके साथ जो संबंध बताओगे वो बताओगे कि व्युत्क्रम संबंध है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा संबंध है, तो इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसके साथ सीधा संबंध है उसको समानुपाती अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसके साथ उल्टा संबंध है उसको व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात आपको समझ में आ गई है कि हाँ जी भैया क्लियर है? फटाफट से एक बार थम्स अप करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, लोगों ने पूछा कि बताओ भाई यार ये जो पृथ्वी है ना या ग्रह, इस बॉल को कितने बल से खींचेगा? तो न्यूटन साहब ने कहा कि देखो मेरे पास मेरी ऑब्जर्वेशन है। क्या? उन्होंने कहा कि अगर मान लो आप पृथ्वी का कुछ द्रव्यमान है, भाई पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलो, यानी कि पृथ्वी कितने किलो की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। पृथ्वी इतने किलो की है, तो इसको तो पढ़ पाना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ी भारी है पृथ्वी। तो इसको हम पूरा m कह देते हैं, इतना बड़ा ना लिख के हम क्या कह देते हैं? m। कि भाई पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का मास कितना है? m। मैंने ये कह दिया, ठीक है। और ये जो बॉल है, क्योंकि ये छोटी है तो इसके द्रव्यमान को छोटा m से दिखा देते हैं। ये इसका द्रव्यमान है, इसका मास है, ये भी हो सकता है 1 किलो 2 किलो, जो भी चाहे रहेगी, ठीक। अच्छा जी, बता देता हूँ, ये केवल समझने के लिए था। और इनके बीच की दूरी, दूरी लेते हैं हम हमेशा सेंटर टू सेंटर, मतलब इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को हमने मान लिया r। तो न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि देखो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये अनुक्रमानुपाती कहो या समानुपाती कहो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी कि दोनों द्रव्यमानों की मल्टीप्लाई के, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के ये सीधा समानुपाती होता है, सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं ये कहूं, इस बात का ये मतलब है कि दोनों में से कोई एक द्रव्यमान या दोनों द्रव्यमान अगर बढ़ाए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। क्या ये बात आपको समझ आती है? मतलब वस्तुएं जितनी ज्यादा भारी होंगी
उतनी ज्यादा वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी। जो ग्रह ज्यादा भारी हैं वो वस्तुओं को ज्यादा ताकत के साथ खींचते हैं, जो ग्रह हल्के हैं वो वस्तुओं को कम ताकत के साथ खींचते हैं। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा हल्का है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल कम है। ये मत कह देना वहां है ही नहीं, जैसे अभी कोई गुड़िया कह रही थी, नहीं है तो सही, बट पृथ्वी की तुलना में कम है। ठीक है, तो इस चीज को आप लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखोगे? पेपर में सीधा सवाल छपता है, आप कहोगे कि गुरुत्वाकर्षण बल, मैं इस चीज को लैंग्वेज की फॉर्म में कह रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर 1, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ये बहुत समझने की बात है, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। और दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एक काम करो, या फिर फर्स्ट पॉइंट को ना यहां लिखो, इस फर्स्ट को यहां लिख लेना। सेकंड पॉइंट देखो, ये जो बल है, मैं एक सूत्र लिख रहा हूं और मैं इसको लैंग्वेज में कैसे पढ़ूंगा कि बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, इस बात का अर्थ ये है कि जितनी दूरी इनके बीच में बढ़ेगी मोहब्बत उतनी ही कम होती हुई चली जाएगी। यानी कि जितनी ये बॉल पृथ्वी से दूर होगी, पृथ्वी उतना इस पर कम बल लगाएगी, और जितनी ये नजदीक होगी यानी दूरी कम होगी तो बल ज्यादा लगाएगी। तो ये तो प्रकृति का नियम है भैया, दूरियां बढ़ेंगी तो मोहब्बत डेफिनेटली कम होगी। ठीक है, तो इस बात को आप लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल, यहीं के आगे चल रहा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगने वाला फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, तो लिखिए, लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली, अब मैं इसको कहां लिखूंगा, इसको कर लेते हैं थोड़ा ऊपर, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जिनको ये बात समझ में आ गई है, नोट हो गई है, प्लीज एक बार थम्स अप करेंगे। जिनको समझ में आ गई है सभी एक बार थम्स अप करेंगे। हाँ जी भैया, क्लियर है। क्या हुआ भाई? बीएसएफ एससीएम एग्जाम डेट का ट्विटर कैंपेन में बच्चों का साथ दें। अच्छा, देखो भाई, ट्विटर कैंपेन में दोस्त अभी टेंडर दोबारा से री इनवाइट हुआ है। बीएसएफ ने भर्ती को समय से कराने की कोशिश की, मतलब पहले से ही वो लेट थी, बट उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी उसमें दिखाई कि जल्दी करा दिया जाए। अब कोई एग्जाम वाली कंपनी टेंडर ही नहीं डाल रही है। मान के चलो मैं एक दुकानदार हूं और मैं चाहता हूं कि 4 लोग मेरे लिए काम करें, तो सरकारी व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी मर्जी से किसी 4 को दे दोगे, तो मैं वो ओपन रखना पड़ेगा कि भाई जो सबसे कम रेट देगा उसको काम दे दिया जाएगा। उन्होंने डाला, किसी ने टेंडर ही नहीं डाला। अब टेंडर नहीं डाला, इसमें तो शायद किसी की कोई गलती नहीं है। भाई मेरी क्या गलती है इसमें, जब कोई काम ही करने को तैयार नहीं है। हाँ, मेरी गलती इतनी हो सकती है कि मैंने उन शर्तों को फ्लेक्सिबल नहीं रखा, मैंने ज़्यादा हार्ड शर्त रख दी। मैंने कहा कि भाई बिना खाए पिए 12 घंटे काम करोगे, तो हो सकता है कोई काम ही ना करे। तो फिर उन्होंने अपनी शर्तों को थोड़ा चेंज करके दोबारा से टेंडर इनवाइट कराया है। और अब जब तक ये टेंडर खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये बिड ओपन नहीं हो जाती, तब तक तो कोई लाभ नहीं है किसी तरह के कैंपेन का। वो एग्जाम कराने को थोड़ी मना कर रहे हैं, बट एग्जाम पीछे हो गया है। हाँ, इस बात का नुकसान जरूर हमें झेलना पड़ रहा है। तो अभी तो ट्विटर कैंपेन करने का कोई फायदा नहीं है जब तक 16 अक्टूबर तक टेंडर ना खुल जाए। बाकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना देता हूं। तो भैया ये बात सबको समझ आ गई है, ठीक है। अब देखिए,
इन दोनों चीजों को जब आप कंबाइन करके लिखेंगे, जब आप मतलब 1 व 2 से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को जब आप कंबाइन करके लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो फोर्स है ना, ये सीधा अनुक्रमानुपाती है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, फोर्स द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधा अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, हर एक सूत्र में जब हम इस निशान को हटाते हैं, अभी ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं बना, जब हम इसको हटाते हैं तो हमें एक अंक लाना पड़ता है जो नियत रहे। और नियत कब रहे? नियत रहे इनके बदलने पर, कि बेशक ये बदल भी जाएं बट वो अंक नियत रहना चाहिए। न्यूटन साहब उस अंक को नहीं ढूंढ पाए, और जब तक वो अंक नहीं आएगा तब तक ये सूत्र कंप्लीट नहीं है। भैया जब तक हनुमान जी बूटी नहीं लाएंगे लक्ष्मण जी की जान नहीं बचेगी। तो न्यूटन जी बड़े परेशान हैं, शाम को बैठे हैं, उनके एक दोस्त आए, नाम है हेनरी कैवेंडिश। कैवेंडिश साहब ने कहा, अरे भैया क्या हुआ न्यूटन भाई? भाई दोस्त तो ऐसे ही बोलेंगे। न्यूटन जी ने कहा, यार बड़ा परेशान हूँ, इतनी बड़ी खोज कर दी और उसको पूरा नहीं कर पा रहा। क्या समस्या है? भैया नियतांक की समस्या है। अरे लो भैया नियतांक। हेनरी कैवेंडिश साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियतांक पहले से ही खोज रखा था जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित था। उन्होंने कहा कि ले भाई इस नियतांक को लगा और अपना काम चला दे। तो यहां पर एक नियतांक लगाया जाता है बड़ा जी। नियतांक क्या होते हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक सूत्र के हिसाब से नियतांक अलग होते हैं, हर एक फॉर्मूले के हिसाब से कांस्टेंट अलग होते हैं। और नियतांक का मतलब ऐसा है कि इनमें से कुछ भी बदलेगा तो मैं नहीं बदलूंगा। नियतांक ये गारंटी ले रहा है इनमें से कुछ भी बदलो, द्रव्यमान बदलो, दूरी बदलो, मैं नहीं बदलूंगा। क्योंकि आपने देखा था कि इनके बदलने पे ये बदल रहा था, बट ये कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा, निश्चिंत रहो। तो इन्होंने एक नियतांक लगा दिया और तब जाकर ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। और आप आज इस फॉर्मूले को डायरेक्ट पढ़ते हैं न्यूटन साहब के गुरुत्वाकर्षण के बल के सूत्र के नाम पर। तो जी के बारे में बात करेंगे अभी। पहले आप मुझे बताओ कि हाँ जी भैया जी के बारे में बात करेंगे, ये कंफर्म करें। जी हाँ भैया, मुझे गुरुत्वाकर्षण बल की समझ बन गई है। हाँ जी भैया गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो अगर अब मैं कहानी भी ना पढ़ूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कह सकते हैं। दूसरा, मुझे ये भी समझ में आता है बगैर कहे कि इनको बढ़ाने से ये बढ़ेगा और इसको बढ़ाने से ये घटेगा। मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता कि इसको बढ़ाने से इन पर कोई फर्क पड़ेगा। भैया ये इन पर निर्भर नहीं है, ये इन पर निर्भर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब चर्चा करते हैं जरा बड़े जी के मान पर कि बड़ा जी क्या है। तो एक हेडिंग डालिए बड़ा जी। यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल की कहानी खत्म, बड़ा जी। और भैया जी बड़ा जी है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज किसने की है? सबसे पहला सवाल। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये न्यूटन साहब के फॉर्मूले में है, तो न्यूटन साहब ने इसकी खोज की है? नहीं, इसकी खोज करते हैं हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, इसकी खोज करने वाले कौन हैं? हेनरी कैवेंडिश साहब। हेनरी कैवेंडिश साहब इसकी खोज करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। इसका मान कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो भैया हेनरी कैवेंडिश साहब ने बताया कि भैया जी की वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मान है, ये इसका मात्रक है। मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर।
तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर को जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये किलोग्राम की पावर -2 हो जाता है। तो या तो ऑप्शन ऐसे देगा या ऑप्शन ऐसे देगा कि बताओ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है। या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, दोनों में से कोई एक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है भैया जी। उसके अलावा आपसे बोलेगा कि क्या इसका मान ब्रह्मांड में कभी बदल सकता है। भैया इसका नाम क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। वो कह रहा है मैं पूरे सर्वत्र ब्रह्मांड में समान रहूंगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह सेम। तो इसका नाम ये होने के बाद भी लिखना इसकी शान में गुस्ताखी है। जैसे मान लो कोई पहलवान है और तुम उससे कहो चींटी को मसल देगा, तो भैया उसकी शान में गुस्ताखी है। लेकिन चलो गुस्ताखी कर लेते हैं क्योंकि तुम्हें याद नहीं रहेगा। तो लिखिए इसका मान कभी भी नहीं बदलता, कुछ भी कर लो, इसका मान कभी नहीं बदलता। इट्स वैल्यू नेवर चेंजेस। अगर एलियनों का बेटा भी सवाल सॉल्व करेगा तो वो जी का मान इतना ही लेगा। एलियन भी कहते होंगे भाई वाह हम में और पृथ्वी में एक चीज तो सेम है क्या, 6.67 गुणा 10 की पावर -11। या गजब के आदमी है हेनरी कैवेंडिश साहब, है ना। क्यों भाई, हमारा कनेक्शन एलियनों से करवा दिया। चलिए अब लोग पूछते हैं कि यार एक बात बताओ, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये बॉल है, अभी इनके बीच में चलो हवा है, अगर यहाँ पे पानी पानी हो जाए, अब में पानी पानी भर जाए, तो क्या लगने वाले बल में कोई कमी आएगी। अच्छा चलो तुम बताओ कि अगर यहाँ पानी भर जाए तो लगने वाला बल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, जल्दी बताओ। अखिल कुमार भैया छोटे जी का दर्द उठना शुरू हो गया। मैं समझता हूं जब बड़ा जी पढ़ते हैं तो छोटे जी का दर्द दिल में जरूर उठता है। पढ़ेंगे उसको बारी बारी पढ़ेंगे। अगर यहां छोटा जी की कहानी गढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जब छोटे जी का नंबर आएगा छोटा जी बड़े अच्छे से समझेंगे। आज तक आपने शायद बड़े जी को इतना एक्सप्लेन करके ना सुना हो। मैंने जितना कोशिश हो सकती थी उतना की, आपको समझ में आ गया। वादा करता हूं जब छोटे जी की बात आएगी छोटा जी बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, बस कोशिश किया करो कि जब जो टॉपिक चल रहा हो उससे रिलेटेड सोचो। तुम्हारी समस्या क्या है, जो टॉपिक चल रहा है उसको छोड़कर बाकी चीजें सोचते हो, तो कंफ्यूजन बहुत सारे बनते हैं। हाँ, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों भैया क्यों, मुझे बताओ। ये लगने वाला बल जो है किन चीजों पर निर्भर करेगा। मैंने कहा ये निर्भर कर रहा है दोनों के द्रव्यमान और दूरी के वर्ग पे। क्या मुझे बताओ पानी भरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बदला, नहीं। क्या पानी भरने से बॉल का द्रव्यमान बदला, नहीं। ना तो इसमें कोई बदलाव हुआ ना इसमें कोई बदलाव हुआ। क्या इनके बीच की दूरी बढ़ी या घटी, नहीं। ये तो खुद कह रहा है मैं तो कभी नहीं बदलूंगा तो एफ का मान काय को बदलेगा, काय को बदलेगा। ऐसे एग्जामिनर आपके मजे लेता है। तो भैया जी गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। क्या आपको समझ में आया नोबिता कि ये बल कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि फोर्स मीडियम क्या है क्या नहीं है। ये सभी मीडियमों के लिए सेम होता है। क्या आपको समझ में आया। इस तरह से एग्जामिनर के द्वारा खुद के मजे लेने से बचना है। तो लिखिए इसमें अगला पॉइंट लिखिए कि गुरुत्व, चलो नोट डाल के लिख लो, एक एक नोट डालिए कि माध्यम बदलने से, माध्यम बदलने से गुरुत्वाकर्षण बल कभी नहीं बदलता। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट चेंजेस विद मीडियम। कि भैया माध्यम बदलने से ये कभी भी नहीं बदल सकता। ठीक है। अच्छा चलो अगली चीज मुझे बताओ। मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है या ताकतवर बल है, ये वीक फोर्स है या स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बताइए जरा। ये कमजोर बल है कि ताकतवर है।
आप दोनों ऑप्शनों में से क्या चुनेंगे नोबिता? ये कुछ साथी कमजोर कहते हैं, कुछ साथी बॉडी का निशान बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग लिखा होगा तो ये सिंबल आ गया होगा, है ना? तुमने यही छाप दिया, मैं समझ गया, इसका मतलब ताकतवर है। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, अगर ये फोर्स, ये बल एक ताकतवर बल है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये इन दोनों के बीच में क्यों ज्यादा नहीं लग पा रहा है? भैया ये बहुत ना के बराबर लग रहा है, तभी तो चीजें नहीं चिपक रही हैं। अगर ये एक बहुत ताकतवर बल होता, अगर ये एक बहुत स्ट्रांग फोर्स होता, तो क्या इन दोनों को खींच नहीं लेता? जी खींच लेता। तुमने क्यों इसको मजबूत कह दिया, स्ट्रांग कह दिया? क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रहों के बीच में लग रहा है, बड़े बड़े द्रव्यमानों के बीच में लग रहा है। चलिए एक बात आप मेरी समझिए, मैंने दो लोग लिए, ठीक है, एक को दिया 1 रुपया, मैंने कहा कोई व्यवसाय करके आओ और शाम तक इन पैसों से कुछ कमा के लाओ। एक को दिए 1000 रुपये, ये 1 रुपये के 10 रुपये बना लाया, यानी 1 रुपये के चलो 100 रुपये बना लाया, यानी कि 100 गुना कर लाया। ये 1000 रुपये से मान लो 1000 या 2000 कर लाया, 1000 रुपये के 2000 कर लाया, ठीक है? तो कौन रुपए ज्यादा कमा के लाया? अगर तुम ये देखो कि कौन ज्यादा कमा के लाया, भाई ये 99 रुपये कमा के लाया और ये 1000 रुपये कमा लाया, तो क्या मैं इस आधार पर इसको ज्यादा समझदार कह सकता हूं? बोलो यस और नो। भैया ये कुल 99 रुपये कमा के लाया, ये 1000 रुपये कमा लाया, तो क्या मैं इस आधार पर इसको ज्यादा समझदार कहूंगा? यस और नो, जल्दी बताइए। नहीं, आप यार कहोगे ये ज्यादा समझदार नहीं है, ज्यादा समझदार ये है, क्योंकि ये गुने में देखो, ये 100 गुना बना रहा है और ये 1000 गुना बना रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी ऐसा ही है। ग्रेविटेशन फोर्स उनके लिए तो काम कर रहा है जो भारी वस्तुएं हैं, जो ज्यादा हैवी हैं, लेकिन वो छोटी वस्तुओं के लिए काम नहीं कर रहा, या वहां पे ना के बराबर लग रहा है। तो मैं कहूंगा तुम कमजोर आदमी हो। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक मजबूत बल नहीं है, ये एक कमजोर बल है, ये वीक फोर्स है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि भैया तुम हल्की वस्तुओं पे भी तो काम करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हें कमजोर कह देंगे। तो ये कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। यार सबसे का मतलब और भी बल है क्या? हाँ भाई, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले 4 फोर्स हैं, 4 बल हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। एक गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ लिया, 3 और पढ़ोगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनमें सबसे कमजोर है, ठीक है? तो आप कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, वीकर नहीं, वीकेस्ट फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे वो पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं। माध्यम का मतलब होता है, जैसे पानी है, हवा है, कोई भी ठोस ले लो, सॉलिड ले लो, ये सभी माध्यम होते हैं। जैसे मेरी बात हरीश भैया डायरेक्टली सुन रहे हैं, किस किस माध्यम से? हवा के माध्यम से। हवा ही मेरी आवाज को हरीश भैया के कानों तक ले जा रही है, ठीक है? ये होता है माध्यम। तो भैया जी जरा बताएं कि हाँ जी, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। और आज हमने ग्रेविटेशन फोर्स को, हो सकता है, अच्छा कैसा लगा आप सभी को ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ के बताइए। मेरे हिसाब से हमने खूब गहराई में पढ़ा, और देखो मैं खूब कोशिश कर रहा हूँ, ये चूंकि एक फाउंडेशन बैच है, तो हम हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें आप रटते हैं, जैसे सीधा अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, तो असल में उन्हें रटने की बजाय मेरी पूरी कोशिश है कि आप उन्हें समझें, तब ही शायद आप उनका वास्तविक मतलब समझ पाएंगे। जब तक आपको यही नहीं पता सीधा अनुक्रमानुपाती क्या है, मैं कह दूं कि बल द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है। तो असल में आपको समझ में ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है भैया? तो ये हो गया पूरी आज ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में चर्चा, कि कैसे ये ब्रह्मांड संतुलित है, कैसे वस्तुएं एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं, और कैसे हमारा सोलर सिस्टम चलता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको ये शायद खुशी होनी चाहिए
कि हमने उन चीज़ों को सीखा जिनको हम रटते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप इस लायक बन गए होंगे कि केवल अगर आप फॉर्मूला भी याद कर लें तो भी यहाँ से डेफिनेशन आप पहचान जाएंगे, पेपर में अगर आएगी। पेपर में ऑप्शन आते हैं कि बताइए लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के कैसा होता है, सीधा अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, ऐसे करके। तो अब आप शायद फॉर्मूले से ये चीज़ें समझनी सीखो, तो ही मैं मानूंगा कि हाँ मेरे यहाँ खड़े होने का तात्पर्य सिद्ध होता है और आपके अपना समय देने का तात्पर्य सिद्ध होता है। अगर आप केवल फॉर्मूला देखकर वो लैंग्वेज बना लें तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखते चलिए। ये बेसिक्स आपको इस फाउंडेशन बैच में ही सीखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि बाकी में तो हमारे ऊपर भी एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। यहाँ मैंने आपसे कह दिया कि भाई 30-35 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, 35 में 40 भी लग जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम सामने होता है तो एक प्रेशर होता है कि यार 35 का मतलब 35 है, फिर चाहे एक्स्ट्रा क्लास लगा के कराओ चाहे कैसे भी कराओ। तो ये थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे और गहराई में चीज़ों को लेकर चलें। बाकी तो आप सब लोग बहुत शानदार हैं, अपना समय से आते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं। बाकी फिर भी मेरी थोड़ी सी आप सभी को सजेशंस कुछ हैं, ये होंगी कि देखिए आप जिस काम को जब कर रहे हों तो आप उस ही काम को करिए, सिर्फ इतना ही बात फोकस कहलाती है। कई बार आपसे कहते हैं ना फोकस से पढ़ो, फोकस से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएंगी। फोकस का अर्थ होता है, लोग सोचते हैं यार क्या करना है आखिर फोकस के लिए। बहुत सारे साथी कुछ दवाई घुट्टी ले आते हैं, अर्शकल्प कोई शीशी वीसी आती हैं इस तरह की जो भी हैं, उनको पीते हैं कि भाई फोकस बढ़ाया जाएगा। नहीं, फोकस का मतलब होता है कि आपको एक बार में एक काम करना है। कुछ साथियों के साथ समस्या क्या है कि वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। देखो भाई, खैर जब हम पढ़ रहे होते हैं काफ़ी दिनों से तो हमारी जान पहचान हो जाती है और बातचीतें होती है, ऐसा स्वाभाविक है। लेकिन ये देख लेना कि कहीं ये दोस्ती, कहीं ये बातें हमारी किसी नुकसान का कारण तो नहीं बन रही। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि आज की जैसे पूरी क्लास मेरी होती है ना, तो वो आपको तब समझ में आएगी जब आपने हर एक सेकंड हर एक शब्द को सुना हो। अगर किसी ने सीधा अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती जैसी चीज़ों को मिस कर दिया, जब मैं वो पेड़ वाला एग्जाम्पल बता रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ भी समझ में आएगा। फिर वो यही कहेगा कि कंटेंट हार्ड है, क्लास समझ में नहीं आ रही है, मास्टर को समझाना नहीं आ रहा है। सिर्फ क्लास उसको समझ में आएगी मेरी जो हर एक सेकंड हर एक शब्द को बहुत अच्छे से सुन रहा होगा। उससे मेरा वादा है आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं देखता हूँ जैसे जब आप आपस में बात कर रहे होते हो, तो जब आप शब्दों को टाइप कर रहे होते हो तो डेफिनेटली आपका ध्यान मेरी तरफ तो नहीं है। उस टाइम पे आपसे इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाती है। अगर ऐसा है तो इस आदत को सुधारिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें इसमें सुधार की ज़रूरत है, और अगर लगता है कि नहीं हम तो दोनों चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं है। बाकी ऐसा हो नहीं सकता, एक कमान में दो तीर शायद नहीं आ सकते हैं। चलिए, वैसे आप बहुत अच्छे हैं, उम्मीद है आप मेरी बात को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेंगे, क्योंकि मैं भी अगर यहाँ खड़ा हूँ तो आप ही के लिए खड़ा हूँ, और आप भी ऐसा नहीं है कि अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं है। अगर चिंतित नहीं होते तो क्यों आप क्लास ले रहे होते। तो ये बिल्कुल सही है कि मैं और आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, लेकिन इसको कोशिश करें हम बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक बनाने की। और देखो, आप अपना समय दे रहे हैं, बट उसका एफर्ट जो है, प्रयास जो है, उससे 40% निकल रहा हो तो उस बात का कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आप अपना जितना समय दे रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो ही आप पाने कि इस कंपटीशन भरे दौर में आप अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ने आ रहे हैं कि घर वालों की नज़रों में हम पढ़ लें, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि घर वालों का प्रेशर है, तो आप एक लंबे समय तक अपने आप को नहीं सस्टेन कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, आज हो सकता है आप घर वालों के प्रेशर में पढ़ेंगे, कल को ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद दूसरों को ये सलाह दे रहे हो कि भैया पढ़ ले, इन बातों में कुछ नहीं रखा। मैं सच में कह रहा हूं आपसे, जिन साथियों के साथ ऐसा हो कि वो केवल प्रेशर के बस पढ़ रहे हैं, उनका खुद का मन पढ़ाई में नहीं है, तो आप किसी ऐसे आदमी के पास जाइए जिसके पास ज़िंदगी में सारी अवसर खत्म हो गए हों, अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है। एक लिमिट तक की अपॉर्चुनिटी रहेंगी, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने की एक लिमिटेड डेट है, घर वाले भी आपको एक लिमिटेड टाइम तक ही सपोर्ट करेंगे, फिर वो कह देंगे भैया तू अपना देख, हम अपना देखें। तो जब ये सीमाएं किसी की निकल गई हों, आप किसी ऐसे व्यक्ति से जाइए और मिलिए, उनसे पूछिए कि भैया जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या पढ़ाई के अलावा और कोई विकल्प है। हाँ, अगर आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं, करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति है, तो आप कुछ भी कर ले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, आप भी मेरी तरह किसान परिवार से, लोअर मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि
क्लियर कट शब्दों में हमारे पास कलम ही एक हथियार है जो मेरी और मेरी फाइनेंशियल फैमिली की जो सिचुएशन है उन्हें चेंज कर सकती है। तो डेफिनेटली वो आदमी ये कहेगा कि भैया ये गलती मत कर, मैंने की, बहुत सारे लोगों ने की, ज़िंदगी भर तड़प रहे हैं, पढ़ ले, थोड़े से समय में मेहनत कर ले। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, बस मेरा आपसे ये कहने का तात्पर्य है कि आप क्या जितना पढ़ रहे हैं अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या वो पूरा समय हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या पूरे समय का इस्तेमाल हम कर रहे हैं? बस अपने आप से ये प्रश्न पूछिए। अगर उसमें कहीं भी ना शब्द आता है, यार तू तो पढ़ते पढ़ते, हाँ दिमाग कहेगा तू तो पढ़ते पढ़ते रील देखता है 20-20 मिनट, या तुम्हारा दिमाग कहे कि यार तू तो उस दिन मॉक टेस्ट देने वाला था बट तेरा दोस्त आया उसके साथ तू घूमने चला गया, या भाई तू तो पढ़ते पढ़ते कमेंट सेक्शन में बातें ही करता रहता है, तो फिर हम एक ठीक रास्ते पर नहीं हैं। हमें डेफिनेटली इन चीज़ों में सुधार करना चाहिए और ऐसा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ आप दुनिया को धोखा दे दोगे, अपने आप को नहीं दोगे। आपने कोई गलत काम कर दिया, आप दुनिया से कह सकते हो नहीं मैंने गलत नहीं किया, लेकिन कभी आप जब अपने आप से पूछोगे ना कि क्या मैंने गलत किया, तो आपके अंदर से जो स्पष्ट उत्तर होगा ना वो निकल के आएगा कि हाँ भाई तूने गलत किया या तूने गलत नहीं किया। तो मैं मानता हूं कि आप दुनिया को धोखा दे दो बट अपने आप को तो धोखा नहीं दोगे। आप ठीक चल रहे हैं या नहीं ये सिर्फ अपने आप से पूछिए। चलिए तो साथियों, उम्मीद है आपको कुछ बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।